और मुझे लगता है कि अब मुझे अपना वक्तव्य आरंभ करना चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो यह कार्यक्रम है वो थोड़ा अलग है और आज के दिन ही हिंदी के अत्यंत प्रतिष्ठित कवि राजेश जोशी अपने 75वें वर्ष में प्रवेश किए हैं और कह सकते हैं कि यहाँ से उनकी हीरक जयंती शुरू हो रही है। तो इस क्रम में यह कार्यक्रम है राजेश जोशी पर केंद्रित ये वक्तव्य होगा और मेरी कोशिश होगी कि उनकी कविता के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उन पर मैं संक्षेप में कुछ बात कर सकूं। और इस अवसर को उपलब्ध करवाने के लिए मैं सबसे पहले चिंतन साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने यह अवसर दिया। उसके जो प्रशासक हैं अंशु चौधरी, ये बहुत ही एक तेजस्वी युवक हैं और नई तकनीक के बहुत गहरे जानकार हैं। ऐसा मुझे लगा, कभी उनसे मुलाकात मेरी नहीं है, क्योंकि कल रात में देर रात उन्होंने यह प्रस्ताव मेरे सामने रखा और मैंने उनसे कहा कि इतनी जल्दी में यह सब कैसे संपन्न होगा। तो उन्होंने कहा कि आप अपना मन बनाइए सर, और बाकी जो उसका जो तकनीकी हिस्सा है उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सुबह तक सब कुछ पोस्टर वगैरह या उसका प्रचार प्रसार हम कर लेंगे। और सुबह 8 बजे ही वो इस काम में लग गए और फिर उनका सहयोग देने के लिए जो लोग भी अंशु चौधरी का, क्योंकि यह कार्यक्रम कह सकते हैं कि एकदम सुबह ही तय हुआ था और कल चूँकि मैं एक लाइव में था तो मेरी बहुत इच्छा नहीं थी, लेकिन यह प्रस्ताव इतना अच्छा था कि मैं इसको नकार भी नहीं सकता था। और राजेश जोशी का हीरक जयंती वर्ष है ये, तो ये मुझे बड़े गौरव की अनुभूति हो रही है कि एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ से जिसे आप उद्घाटन कहते हैं, तो उनके हीरक जयंती का एक तरह का उद्घाटन हो रहा है। यद्यपि मुझे नहीं पता कि खुद राजेश जोशी इसको देख रहे हैं या नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है कि जो अंशु चौधरी ने यह अवसर दिया, इसलिए एक बार पुनः उन्हें मैं अपना सब प्रेम अभिवादन प्रेषित करता हूँ। थोड़ी ही देर पहले लगभग 5:30 के आसपास हमारे कवि मित्र जो भोपाल में ही रहते हैं और राजेश जी के बड़े अंतरंग हैं, बसंत सकरगाए ने बड़ी प्यारी सी कविता राजेश जोशी पर पढ़ी और बहुत अच्छा लगा। वो 5 बजे एक फेसबुक लाइव पर बोल रहे थे और उन्होंने अपने लाइव की शुरुआत ही राजेश जोशी पर लिखी कविता से की और वहाँ से एक लिंक बनता है कि वो खुद बसंत एक अच्छे कवि हैं और अपने एक बड़े कवि को, अपने वरिष्ठ कवि को किस तरह से वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, उस कविता में साफ साफ दिखाई देता है। अब बहुत कुछ मैं जो डिटेल्स रखूंगा वो तो अलग ही चीज़ें हैं, खास करके प्रवृत्तियों पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा क्योंकि बहुत उदाहरणों के चक्कर में मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि राजेश जोशी ने जितना लिखा है और जितनी विधाओं में लिखा है वह हम सबके लिए, हिंदी परिसर के लिए गर्व करने लायक स्थिति है। कुल मिलाकर के अगर उनके पहले लंबी कविता जो 1977 में प्रकाशित हुई थी, समर गाथा को ले लें तो कुल 7 कविता संग्रह उनके प्रकाशित हैं, जिसमें आखिरी जो संग्रह है वो 2015 में प्रकाशित हुआ था, जिद। लेकिन अगर समर गाथा को छोड़ दें तो कुल 6 संग्रह प्रकाशित हैं उनके, और जिसका मैंने कहा कि जो ताज़ा संग्रह है 2015 का वो जिद है। धूप घड़ी नाम से भी उनका एक संग्रह प्रकाशित है, लेकिन उसमें शुरू के जो 2 संग्रह हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़ और मिट्टी का चेहरा, ये दोनों वहाँ पर संकलित किए गए हैं। तो इस तरह से देखिए तो प्रमुखतः उनके 6 कविता संग्रह हैं और समरगाथा को लेकर के 7 हो जाते हैं। उन्होंने इसके अलावा कहानी संग्रह, उनके कहानी संग्रह हैं 2 प्रमुख हैं, सोमवार एवं अन्य कहानियाँ, कपिल का पेड़
आलोचना, एक कवि की नोटबुक, भाग 1, भाग 2, नाटक उन्होंने लिखे हैं, गद्य लिखा है, किस्सा कोताह के साथ साथ उनका एक जो नया गद्य आया है वह हंसी बहुत कुछ कहती थी। तो इस तरह से अनुवाद उन्होंने मायाकोव्स्की की कविताओं का अनुवाद उन्होंने किया है। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए उन्होंने कविताएं लिखी हैं। तो जिससे आप कह सकते हैं कि कविता में, कहानी में, नाटक में, निबंध में, आलोचना में, बच्चों की कविताओं में, संपादन में, अनुवाद में, यानी 75 वर्ष जब एक व्यक्ति पहुंच रहा है तो यह समय उसके मूल्यांकन का तो है ही, उसकी उपलब्धियों के अवलोकन का भी है। और जब मैं उस अवलोकन को इस रूप में देखता हूँ तो निश्चित रूप से हम सब जो उनके बाद के पीढ़ी के लोग हैं उनके लिए बहुत सारी प्रेरणा के सूत्र राजेश जोशी के लेखन रचनात्मक उपलब्धि से निकलते हैं। और जब ये चीज़ें मैं कह रहा था तो मुझे वो जो 6वीं शताब्दी के भामह के जो काव्यालंकार का कहा हुआ एक, जिसे कहते हैं कि कारिका में उन्होंने लिखा है, वह याद आता है। कवि को किस रूप में भामह आज के 1400 साल पहले देख रहे थे और वहीं से कविता के शास्त्र की निर्मित होती है और शास्त्र के समानांतर कविता की प्रतिष्ठा होती है। इसी कारण से जब भी हम बात करते हैं कविता के अपने पूर्वजों को लेकर के, उनके सूत्रों को लेकर के, तो भामह की याद आना स्वाभाविक है। वो एक जगह लिखते हैं कि न स शब्दो न तद्वाच्यम न स न्यायो न सा कला जायते यन्न काव्यांग महो भारो महान कवे। अब कहते न स शब्दो न तद्वाच्यम न स न्यायो न सा कला, यानी कवि की जो भूमिका होती है वे इतनी ऊंचाई से वो देखते हैं कि कवि एक ऐसा प्राणी है, एक ऐसा रचनाकार है जो कि यानी जिसके पास शब्द भी होते हैं, अर्थ भी होते हैं, न्याय भी होता है, कला भी होती है, और कुल मिला जुला के कविता के जितने भी अंग हो सकते हैं ज्ञान के, उन सब से वह जुड़ा रहता है। यानी आप देखिए कि हमारे शास्त्रीय परंपरा में, ये तो बहुत बाद में हम लोगों ने कवि, आलोचक, विचारक, चिंतक तमाम अलंकरणों से विभूषित करना शुरू किया, लेकिन हमारी परंपरा में कवि ही पर्याप्त था। और किसी कवि को कवि कहने का मतलब ये था कि वह मुकम्मल ज्ञानी पुरुष है, वो समस्त कलाओं का ज्ञाता है। यानी कवि को इतनी ऊंचाई से वे लोग देखते थे। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि कवि के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारी के निर्वाह करने की बात हुआ करती थी। और हमारे जो शास्त्रज्ञ थे, जो चिंतक थे, वो कवि से बहुत बड़ी अपेक्षा करते थे। तो जब राजेश जोशी के मैं पूरे रचनात्मक अवदान को देखता हूँ तो मुझे उसी संस्कृत आचार्यों की उस बृहद परंपरा में दिखाई देते हैं जिन्होंने लगभग सभी विधाओं को टच किया और केवल उन्हें छुआ नहीं है, जिसको छुआ उसे सोना बना दिया, उसमें महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया। इस कारण से मुझे ये उनका जो कवि है एक तरह का मुकम्मल भारतीय शास्त्रीय परंपरा का कवि के रूप में मुझे दिखाई देता है। और ये जो कवि की बात होती है, इसकी प्रतिष्ठा देखिए जो हमारे आचार्य ने किस रूप में कही है। उसके पहले ईशावास्योपनिषद में एक श्लोक है, वो बहुत महत्वपूर्ण है और हम सबको जानना चाहिए, जहां वो कहते हैं कि कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू यथा तथ्यतो अर्थान व्यवधाक्षाद शाश्वतीभ्य समाभ्य। यानी कहते हैं कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, जो कवि होता है एक ऐसा चिंतक होता है, एक ऐसा मनीषी होता है जो सर्व विद्यमान होता है, स्वेच्छा से प्रकट होता है। जिसे आप मम्मट को याद करें, नियति कृत नियम रहता, वह नियति के नियमों का अनुपालन वो नहीं करता, वो अपनी प्रतिभा की गुलामी के अतिरिक्त किसी की गुलामी नहीं करता, प्रतिभा की अधीनता के अतिरिक्त तो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता। तो स्वेच्छा से प्रकट होता है, वो यथा योग्य कर्मों के अनुसार संपूर्ण पदार्थों का अनादिकाल से रचना करता आया है। अब यथा योग्य कर्मों के अनुसार संपूर्ण पदार्थों का अनादिकाल से रचना करता आया हुआ है, ये कवि की एक ऐसी विशिष्टता है जो हर युग में लक्षित की जा सकती है। ऐसा नहीं कि आप
कि भाई ये संस्कृत में लिखा, ये शास्त्र लिखा, या पश्चिम के काव्य शास्त्र में है या भारतीय काव्य शास्त्र में, तो आप इसे नजरअंदाज कर देंगे, ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए, हमारे गौरवपूर्ण क्षण को के अवलोकन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिनकी तरफ की हमारा ध्यान जाना चाहिए। तो जब ये कहते हैं कि इसमें यथा योग्य कर्मों के अनुसार शब्द वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कवि अपनी ज्ञान सत्ता, अपनी समस्त ज्ञान सत्ता के साथ उपस्थित ही नहीं रहता, सक्रिय भी रहता है। उसकी भौतिक उपस्थिति के साथ साथ उसकी अग्रगामी मानसिक उपस्थिति भी लगातार बनी रहती है, तो अपनी समस्त ज्ञान सत्ता के साथ। तो आशय यह है, ये जो राजेश जोशी की कविताओं, उनके रचनात्मक योगदान पर बताने के पहले जो मैं पृष्ठभूमि आपसे बना रहा था, उसका आशय यह है कि कवि के पास संवेदना की गहराई ही नहीं होती, ज्ञान की व्यापकता भी होती है। यानी संवेदना की गहराई के साथ साथ ज्ञान की व्यापकता भी हुआ करती है। और ये संवेदना की गहराई के साथ जब ज्ञान की व्यापकता की बात मैं कर रहा हूं, तो राजेश जोशी ने जो गद्य लिखा, एक कवि की नोटबुक 1 और 2, वो जबरदस्त है। और उसे हर जो युवा पीढ़ी के जो लेखक हैं, जो रचनाकार हैं, उन्हें जानना चाहिए कि किस तरह से वे अपने परिवेश से को समझने की कोशिश करते हैं, परंपरा को समझने की कोशिश करते हैं, और लगभग एक सामान्य अर्थ क्रियाओं के दायरे में कोई गंभीर बात करने की वो कोशिश करते हैं। उसमें जैसे समकालीनता और साहित्य नाम की उनकी जो आलोचना की पुस्तक है, वो हर युवक को, जो काव्याभ्यासी युवक है, जो कविता लिखने की कोशिश कर रहा है, उसको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप देखिए कि ये जो कविता का संसार है, इतना विपुल और व्यापक है कि इसमें देखें कि आगे चल करके 10वीं शताब्दी में राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कवियों की कोटियां ही बना डाली। और वो जो कोटियां उन्होंने कवियों की बनाई हैं, वो न केवल उसके पहले ही कारगर थीं, आज भी अगर उन सूत्रों को ले सकते हैं तो आज भी कवियों का मूल्यांकन उसके दायरे में आप कर सकते हैं। कम से कम एक प्रवृत्ति को आप समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने जो कवियों की 4 कोटियां बनाई है राजशेखर ने, उसमें एक कोटि है निसर्ण कवि, मानी एक अभिनिवेश की उच्च अवस्था में जो कवि कर्म में तल्लीन होता है, उसे निसर्ण कवि कहा जाता है। राजेश जोशी की कविताओं को पढ़ते हुए और उस सब सारी स्थितियों से गुजरते हुए मुझे ये इनकी कविताओं में उच्च भाव की है, इसलिए मैं शुरू में ही एक निसर्ण कवि के अलंकरण से राजेश जोशी को विभूषित करना चाहता हूं। तो राजेश जोशी समकालीन हिंदी कविता में, हम सब आज उनको बधाई तो दे ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा उन पर बातचीत हो, और मैं वही कोशिश कर रहा हूं, कुछ सूत्र में देने की कोशिश करूंगा मैं। तो राजेश जोशी समकालीन हिंदी कविता के एक ऐसे निसर्ण कवि हैं जो न केवल समकालीन कविता को पहचान देते हैं, बल्कि एक विश्वसनीयता भी प्रदान करते हैं। याद कीजिए, समकालीन हिंदी कविता को न केवल पहचान देते हैं, बल्कि एक विश्वसनीयता भी प्रदान करते हैं। वे हमारे समय की सबसे मुखर आवाज हैं। मैंने राजेश जोशी की मुखरता आप देखिए कि अपनी पीढ़ी के सर्वाधिक मुखर कवियों में हैं। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि 75 की वय में भी सोशल मीडिया पर कितने सक्रिय रहते हैं, कितने जागरूक रहते हैं, कितनी चीज़ों को अगल बगल से देखते रहते हैं, कितनी स्थितियों से टकराते रहते हैं। ये जो जागरूकता है समय के हिसाब से, ये भी मुझे उनको मैंने उस पीढ़ी के जो कवि हैं, जो कई महत्वपूर्ण कवि जैसे ज्ञानेंद्रपति हैं, अरुण कमल हैं, आलोक धनवा हैं, तो ये लोग उस तरह से सक्रिय नहीं है जिस तरह से राजेश जोशी की सक्रियता मुझे दिखाई देती है, और पूरी मुखरता और वैचारिकी के साथ। तो क्योंकि इसमें जैसे ज्ञानेंद्रपति हैं, अरुण कमल जी हैं, तो ये सोशल मीडिया पर है नहीं, आलोक धनवा जी हैं, तो वो हमें दिखते तो रहते हैं, लेकिन उतनी मुखरता के साथ नहीं जितनी मुखरता के साथ राजेश जोशी की उपस्थिति दिखाई देती है। इसलिए मुझे बहुत ही इनकी जो पूरी पर्सनालिटी है बहुत अभिभूत करने वाली होती है। अब चूंकि यहाँ पर बहुत विस्तार में जाने का समय नहीं रहेगा, नहीं तो इनके एक एक चीज़ों को मैं खोलता, और चूंकि बहुत शुरू के दिनों से जब मैं यानी 92-93 से जब कवि कर्म से जुड़ा, तब से मैं इनको पढ़ रहा हूँ लगातार राजेश जोशी को, तो मैं जानता हूँ इनकी पूरे इस विकास की संपूर्ण यात्रा को मैंने देखा है।
उस प्रक्रिया में। तो ये जो मैं कह रहा था कि जो इस पूरे पृष्ठभूमि में जब राजशेखर की हम याद करते हैं तो आप देखेंगे कि उस स्थिति में ये जो मुखरता इनकी रहती है वह बहुत ही स्पष्ट होती है। और ये कवि की जो संपूर्ण जिम्मेदारी है एक तरह का उसका निर्वाह करते हुए कविता और विचार दोनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। यह जो मुखरता है जिस पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं, यह मुखरता उनकी कवि का प्राण तत्व है, ये कहना चाहता हूं। अपनी कविता में वे अंतर जगत में व्याप्त बहिर्जगत की अनुभूतियों को रचते हैं। अपनी कविता में वे अंतर जगत में व्याप्त बहिर्जगत की अनुभूतियों को रचते हैं और कवि के रूप में एक सामाजिक मुक्ति के स्वप्न देखते हैं। यह जो सामाजिक मुक्ति के स्वप्न की बात है वह उन्हें सांस्कृतिक कवि के रूप में प्रतिष्ठित करती है। वे इस रूप में वे कविता की दुनिया में, आज की समकालीन कविता की दुनिया में, जिस पर कि हम लोग अभी भी 70 के बाद की कविता को समकालीन ही कह रहे हैं, हालांकि मैंने उसके नामकरण का कुछ प्रयास किया है जिसके कुछ खुलासे हुए हैं, कुछ आने वाले दिनों में होंगे, लेकिन वो वो अलग मुद्दा है। उस पर तरह तरह से कोशिशें हो सकती हैं, सहमतियां असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन कोशिश होनी चाहिए क्योंकि पिछले करीब करीब 50 साल की कविता को 70 के बाद कविता को जो हम समकालीन कहते हैं तो थोड़ी सी चिंता तो होती ही है। तो अपने तरीके से जो आज हम लोग लिख पढ़ रहे हैं कोई न कोई उसके लिए आधार तो बनाना ही चाहिए। तो मैं कह रहा था कि एक जो सांस्कृतिक पुरुष की जिस भूमिका में दिखाई देते हैं उनके लिए कवि कर्म केवल कविता लिखना मात्र नहीं है बल्कि एक तरह का सामाजिक कर्म भी है। उनके यहाँ राजेश जोशी की कविताओं में जीवन की अनूठी क्रियाओं का प्रवेश हुआ है और इन अनूठी क्रियाओं में झुकना जैसी क्रियाओं के माध्यम से वे नए अर्थ का उन्मेष करते हैं। अब जैसे झुकना नामक कविता में वो लिखते हैं कि ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों व क्रियाओं के अर्थ। झुकता हूं जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। मैंने सामंत के आगे नहीं झुकते, लेकिन झुकते कैसे हैं? जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ मुड़ता है। और इसी की पंक्ति है, झुकता हूं जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं। तो झुकता हूं जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं, यह एक कवि का आधार वाक्य है। उसके पूरे व्यक्तित्व का, मैंने एक कविता में न केवल कवि कर्म दिखाई दे रहा है, कवि के समग्र मानस का भी पता चल रहा है। तो इस रूप में वे जीवन को समझने के साथ साथ कवि को भी समझने की कोशिश करते हैं। एक रोचक बात यह है कि उनके जितने संग्रह हैं, एक दिन बोलेंगे पेड़ से लेकर के और जो आखिरी संग्रह भी है जिद तक आप चले आइए, तो आप देखेंगे कि जीवन को समझने के साथ साथ वो कवि को समझने की प्रक्रिया में कविता पर भी भाई कई कविताएं लिखे हैं, यानी कवि और कविता पर भी उनकी कई कविताएं दिखाई देती हैं, जिससे यह पता चलता है कि कविता केवल वे लिखते ही नहीं, कविता को ठीक से समझते भी हैं। और यह बहुत जरूरी है। खास करके नई पीढ़ी से मैं कहना चाहता हूं कि कविता लिखने के साथ साथ कविता को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। और इसके लिए एकमात्र आधार है कि ज्ञान की विविध परंपराओं से हमारा जुड़ाव, जहां से भी हम जुड़ सके, जहां से हमें मिल सके, क्योंकि केवल कविता लिख करके कविता के साथ न्याय नहीं हो सकता। कविता लिखेंगे, उसमें ज्ञान के जो बहुत सारे स्रोत हैं अगर वह दिखाई देंगे तो आपका जो अनुभव है वो आपके ज्ञान को विस्तार देगा और ज्ञान भी आपके अनुभव को विस्तार देता है। तो ज्ञान अनुभव का बहुत ही अन्योन्याश्रित संबंध है। इस संदर्भ से मुझे राजेश जोशी कहना चाहता हूं कि जो कवि और कविता को ठीक से समझते हैं और उस पर कविताएं भी लिखते हैं। कवि और कविता से जुड़ी उनकी कई कविताएं हैं जिससे ये पता चलता है कि किस तरह से वो
सर्जक के साथ उनका भावक मन भी उतना ही सक्रिय है। और कैसे उनका भावक उनके सर्जक को न केवल देखता है बल्कि उसे नियंत्रित भी करते चलता है। और वो जो प्रसिद्ध सूत्र है जो मैं फिर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि द्वा सुपर्णा सैजा सखाया समान रिक्षानि परिसस्व जाते उभे च अन्यो पिप्पलम स्वारयंती अनश्च अन्या अभिचाकशीति। तो कुल मिला जुला के ये है कि एक खा रहा है और दूसरा देख रहा है, तो जो खा रहा है उसे भी देखते हुए खाने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम कवि के ऊपर तो यह निश्चित रूप से लागू होता है कि जब खा रहा है तो उसे अपने खाते हुए को देखने की कोशिश भी करनी चाहिए। और उनके संग्रह जो चाँद की वर्तनी है उसमें 2 कविताएं मुझे मिली, कवि की जगह और कवि का काम। जैसा मैं कह रहा था कि कविता को खुद कवि कविता को कैसे समझता है और वहां से उसको टूल्स मिलते हैं, उस कविता को खोलने के सूत्र मिलते हैं। इसमें कवि का काम को देखें जो आज भी बहुत ही प्रासंगिक है, यद्यपि यह 2001 की लिखी हुई कविता है और यह चाँद की वर्तनी में संकलित कविता है। और चाँद की वर्तनी में जो कविता है वो कवि का काम है, कवि का काम कविता है ये। आप इसे देखें तो कितनी रोचकता के साथ जो है ये बेजुबान लोगों के गुस्से के लिए कवि को ही शब्द ढूंढना पड़ता है। यानी बेजुबान व्यक्तियों को की अभिव्यक्ति के लिए कवि कैसे शब्द कविता में खोजने की कोशिश करता है। और यह इस नाते मैं ये कविता खास करके आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। छोटी कविता है कि इस कोरो जीवी कविता काल में कवि की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को भी अपने वरिष्ठ कवि के इन पंक्तियों से समझा जा सकता है जो तब लिखी गई थी जब कोरोजीवी समय नहीं था, कोरोजीवी कविता का दौर नहीं था। लेकिन वे पंक्तियां यानी जो हम लोग समय की बातें करते हैं तो हमारी परंपरा में बहुत सारी ऐसे सूत्र बिखरे रहे हैं जिनकी तरफ भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। जब हम किसी प्रवृत्ति की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप केवल समकालीन जीवन संदर्भों में वर्तमान में सब खोजते रहिए। अगर उसके अनुकूल आपके पास प्रवृत्तियां पहले मौजूद हैं तो उन्हें सराहा जाना चाहिए, उन्हें स्वीकार किया जाना चाहिए। तो कवि का काम कविता में वो छोटी कविता है। दिखने में जो अक्सर आसान से दिखते हैं एक कवि को करने होते हैं ऐसे कई पेचीदा काम। मसलन बहुत सारे कठिन कामों में एक कठिन काम है नदियों की कलकल करती आवाजों का अनुवाद करना। अब नदियों की कलकल करती हुई आवाजों का अनुवाद करना, ये राजेश जोशी का कवि इस कविता में कवि के काम को बता रहा होता है। अब आप सोच सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण पंक्ति है कि कवि को क्या करना होता है। नदियों की कलकल करती आवाजों का अनुवाद, पेड़ों के हहराने और हजारों प्रजातियों की चिड़ियों के चहचहाने का अनुवाद, पहाड़ों और पठारों दोनों की ही भाषा दुर्गम होती है, आंसुओं के लिए अपनी भाषा में कभी नहीं मिल पाते शब्द, उतने पारदर्शी बेजुबान लोगों के दुख और गुस्से के लिए ढूंढने पड़ते हैं कवि को सही सही और उतने ही ताप से भरे शब्द, सही सही और उतने ही ताप से भरे शब्द। मैं अक्सर कहता हूं कि कविता में प्रयुक्त कोई भी शब्द समानार्थी नहीं होता। सिनोनिम के बारे में जब हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं तो जानते हैं कि सिनोनिम एक तरह के छद्म अर्थ हैं, अर्थात कोई भी सिनोनिम एक दूसरे के समान धर्मी नहीं होता। लेकिन दिक्कत यह है कि जब हमको समानार्थी बताना होता है तो सूर्य का भी, कमल का भी, चंद्रमा का भी हमको बताना पड़ता है, लेकिन नेत्र का बताना पड़ता है। लेकिन नेत्र, नयन, अक्ष, आंख, ये सब के अर्थ अलग अलग हैं। जब कविता में प्रयुक्त होते तब पता चलता है। तो कवि क्या कह रहा है कि बेजुबान लोगों के दुख और गुस्से के लिए ढूंढने पड़ते हैं कवि को सही सही और उतने ही ताप से भरे शब्द। तो ये जो उतने ही ताप से भरे हुए शब्द को ढूंढने की बात कवि कहना चाहता है, वह एक कवि के बस का ही है कि इस बात को वह ठीक से समझता है या समझने की कोशिश करता है। और ये जो मैंने कहा कि बेजुबानों के लिए जो शब्द खोजने की बात है, नदियों की कलकल, पक्षियों का चहचहाना, सूरज का खिलना, नदियों का बहना, ये जो सारी ध्वनियां हैं
आप सब जानते हैं कि इस पर इस समय बड़ी चर्चा हो रही है, और इसी को मैं कहता हूं कि अपनी परिवेशगत संबद्धता जो आज भी उतनी जरूरी है। लेकिन राजेश जोशी का कवि शुरू से ही इस बात को लेकर के सजग था। क्यों सजग था? क्योंकि कवि की जिम्मेदारी का उसे ठीक से एहसास था। इस कारण से ऐसा वो करने की कोशिश कर रहा है। अब जब ये पृष्ठभूमि हम पर बात कर लेते हैं तो राजेश जोशी के जो कवि व्यक्तित्व है, उनका कवि मन है, थोड़ा सा खुलता हुआ दिखाई देता है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में कवि को बड़ी ऊंचाई से याद किया है, लेकिन कुछ ही भाग्यशाली कवियों के बारे में कुछ महान वाक्य लिखे हैं। उसमें से एक सूत्र है, एक जो श्लोक है, वो मैं आपसे रखना चाहता हूं, जो वो कहते हैं कि संति पुस्तक विन्यस्ता काव्य बंधा गृहे गृहे द्वित्रास्त भावक मनः शिला पट्ट निकुट्टिता। बहुत ही अच्छी पंक्ति मुझे लगती है। संति पुस्तक विन्यस्ता काव्य बंधा गृहे गृहे, कहते हैं कि किताब बांध बांध करके रखने वाले, कविता की किताब को बांध बांध करके, बहुत सारे छपवा करके, मैंने इस भाषा में कहें तो बहुत कवियों ने अपने पास रखा है। आप भी जानते हैं इस समय भी कई तो ऐसी घटनाएं, ऐसी इतिहास में, मैंने हिंदी कविता के इतिहास में ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं कि एक कवियों ने 10-10, 12-12 संग्रह एक ही साथ अपने प्रकाशित करा के लोकार्पण भी करवा लिया था, जिसकी बड़ी एक दौर में चर्चा हुई थी। जो हम लोग छात्र थे, जब पढ़ते थे, तो बड़ी मजाक में इस तरह की बातें इलाहाबाद में की जाती थी। तो ऐसे भी हैं, लेकिन वो कहीं नहीं है, कहीं हो भी नहीं सकते। और ऐसे भी कवि हैं जिन्होंने सत्ता में रहते हुए देश भर में अनुवाद करवा डाला, पूरी दुनिया में अनुवाद करवा डाला। एक बड़ी सत्ता, मैंने साहित्य की बड़ी सत्ता के केंद्र में रहे, लेकिन आज भी इतने सब कुछ के बावजूद उनके बायोडाटा में उनके अलावा उनके कवि का विशेषण तो शायद ही कहीं दर्ज हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि सत्ता की ताकत से कवि होना या कवि होने की अनिवार्यता का कोई रिश्ता नहीं है। इसमें अभी वर्तमान में 2020 में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो एक दौर में 5-5 साल तक सत्ता के केंद्र में रहे, सारा पुरस्कार सब कुछ नियंत्रित करते रहे, सारी दुनिया की भाषा में अनुवाद कराए, लेकिन हिंदी कवियों ने न तब स्वीकार किया था और न आज स्वीकार किया। हिंदी परिसर आज भी उन्हें स्वीकार नहीं कर पा रहा है और कहीं चर्चा में नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि संग्रहों से, सत्ता से उपकृत करने का कोई संबंध कविता से नहीं। कविता में जीवंत प्राणधारा है, आवेग धर्मिता है, तो आप वैसे भी स्वीकार होंगे, और अगर नहीं है तो चाहे जितना छल छद्म कर लीजिए, कुछ नहीं होना है। राजेश जोशी का कवि इस पूरी विडंबना की शिनाख्त करता है, और इस अर्थ में मैंने राजशेखर को उद्धृत किया कि संति पुस्तक विन्यस्ता काव्य बंधा गृहे गृहे द्वित्रास्त भावका बना शिला पट्ट निकुट्टिता। वो कहते हैं कुछ ही कवि होते हैं, ये 2-3 की चर्चा उन्होंने की है, 2-3, लेकिन वो उनका मतलब ये होता है कुछ ही कवि होते हैं जो भावक के मन पर अंकित होते हैं, भावक के मन रूपी शिलापट्ट पर अंकित जिनके नाम होते हैं। राजेश जोशी हमारे समय की वे आवाज हैं जो भावक के शिलापट्ट पर पूरी मजबूती से अंकित हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। और इस रूप में अगर आप देखेंगे तो वे अपनी सजगता और स्वाभाविकता के दायरे में अर्थ बहुल छवियों के कवि दिखाई देते हैं। स्वाभाविकता और सजगता के दायरे में जब मैं अर्थ बहुल छवियों का कवि कहता हूं तो जाहिर सी बात है, ये मैं कहना चाहता हूं कि जितनी कविता उनकी गोचर है उससे कहीं अधिक उसके भीतर उनका संग्रह ही है 2 पंक्तियों के बीच, वो अगोचर है। अर्थात 2 पंक्तियों के बीच जहां कविता है, विन्यस्त है, जहां कविता सांस ले रही है, जहां उस सांस लेती हुई कविता को खड़ा करना, अर्थ
में बहुत अर्थ बहुलता है। मैं उस अर्थ बहुलता का संकेत करना चाहता हूं कि उस सांस लेती हुई कविता को आप एक भ्रूण से लेकर के एक बड़े शिष्य से होते हुए एक विराट महामानव के रूप में उसे आप समझ सकते हैं। वो जगह है। और राजेश जोशी दो पंक्तियों के बीच शीर्षक में नहीं, अपनी कविताओं में भी काफी और पर्याप्त जगह छोड़ते हैं। तो इस पृष्ठभूमि के साथ अब मैं उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में आपके सामने, आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, बात करना चाहता हूं, जो मुझे लगती है उनकी कविताओं को पढ़ते हुए जो लगी हैं, और उस पर बहुत विस्तार की गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो उसकी कुछ चर्चा तो जरूरी है। तो पहली बात, जो राजेश जोशी, जैसा मैं आप सब जानते हैं कि 8वें दशक के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, और उस दशक में रहे जिसमें प्रगतिशील कवियों का एक बड़ा समुदाय रहा है। उसके पहले नक्सलवादी से जुड़ी कविताओं और अकविता का दौर था राजेश जोशी के पहले। 1980 में इनका एक संग्रह आता है, एक दिन बोलेंगे पेड़। इसके पहले से मैंने कहा कि 1977 में लंबी कविता समर गाथा प्रकाशित होती है। 1972-73 के आसपास ये लिखना शुरू करते हैं, और यह दौर हिंदी कविता में, याद रखिए, यह दौर हिंदी कविता में संपूर्णता में अस्वीकार का दौर है। यह दौर संपूर्णता में अस्वीकार का दौर है। और जब यह अस्वीकार की बात मैं करता हूं तो इसके 3 दिशाएं हैं। यानी अस्वीकार की जो भंगिमा होती है वह 3 धाराओं में बट जाती है। लेकिन यह मैं आपको स्पष्ट करूं इसके पहले यह मैं बताना चाहता हूं कि इस दौर में, यानी 70 के दशक में, यानी 8वें दशक में हिंदी कविता पर मृत्युबोध का बहुत गहरा दबाव है। मुक्तिबोध 64 में दिवंगत हो जाते हैं, निराला 61 में दिवंगत होते हैं। वही समय 64 नेहरू जी के अवसान का समय है। ये सब स्थितियां तो अपनी जगह पर थी, लेकिन 2 विराट पुरुष, मुक्तिबोध और निराला, मृत्यु होती है। हिंदी कविता तब तक नई कविता और नई कविता से अकविता की ओर मुड़ रही थी, जिसे हम लोग 60-70 हिंदी कविता के दायरे में उस पर विस्तार से यहाँ बात करने का समय नहीं। लेकिन आप देखेंगे कि वो जो पृष्ठभूमि थी उसमें कहीं न कहीं वह एक जो रिक्तता का, यानी मृत्युबोध का मत एक रिक्तता कि मुक्तिबोध नहीं है, निराला नहीं है, एक बड़ा विराट शून्य प्रकट होता है, विकसित होता है। उस शून्य में के भीतर से जो कविता की प्रवृत्तियां बनती हुई दिखाई देती हैं, उसमें 3 प्रमुख प्रवृत्ति दिखाई देती हैं, और तीनों में अस्वीकार की भावना है। पहला स्वर तीव्र अस्वीकार का था, जो निषेधात्मक होकर के अकविता में रूपांतरित हो गया। और अकविता जितना ही मुखर शुरू में दिखी और लगा कि बहुत क्रांति कर देगी, लेकिन अंततः वह अंतर्मुखी होकर के शिकार हो गई और उसका विकास रुक गया। सारे नारों के बावजूद कवि इतना चिल्लाने लगा कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। इसे मैं अंतर्मुखता कहता हूं, जिसमें कि कविता संकट से अकविता संकट के कारण असमय काल कवलित हो गई। दूसरा अस्वीकार था राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, तदयुगीन राजनीतिक व्यवस्था के प्रति, यानी 60s का जो दशक है, 60 और 70 के बीच की बात मैं कर रहा हूं। दूसरा अस्वीकार का समय था जो राजनीतिक व्यवस्था के विरोध में खड़ा हुआ और सत्ता का प्रतिपक्ष रचने लगा। यहां प्रतिपक्ष के नाम पर कई बार कोलाहल भी दर्ज हुआ। ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अस्वीकार और प्रतिपक्ष के नाम पर कई बार कोलाहल भी दर्ज हुआ, और जो कि वर्तमान से ठीक टकरा कर वापस लौट रहा था। यानी प्रतिरोध था, अस्वीकार था, लेकिन उसकी दिक्कत ये थी कई जगह वो कोलाहल का शिकार हो गया, जो टकरा करके, जिसकी ध्वनियां टकरा करके खुद को ही सुनाई दे रही, खुद में समाहित हो जा रही थी। और इसका कारण यह था कि वह अपने निकटतम वर्तमान से, अपने निकट वर्तमान से बहुत गहरे संलग्न था, जो न अतीत की चिंता कर रहा था, न अपनी जड़ों की चिंता कर रहा था। तीखा स्वर जरूर था, लेकिन उसकी जो गूंज थी वो कई बार कोलाहलमय थी, और इसके प्रतिनिधि कवि रघुवीर सहाय थे। तीसरा जो अस्वीकार का स्वर था, जो अपने वर्तमान से वो भी बहुत असंतुष्ट था, लेकिन वह
चुपचाप लोक संवेदनाओं की ओर मुड़ गया, जिसमें बुनियादी अर्थों में प्रगतिशील प्राणधारा विन्यस्त थी। और जब मुड़ा, तो जब मैं कहता हूं प्रगतिशील प्राणधारा विन्यस्त थी, तो यह इसके अपने जो पूर्वज कवि, यानी जो उस समय भी मौजूद थे, नागार्जुन थे, त्रिलोचन थे, केदारनाथ अग्रवाल थे, शमशेर थे, जो लोग, लेकिन खासकर नागार्जुन और त्रिलोचन, तो जो इनकी स्थिति थी, इससे कहीं न कहीं परंपरा में वो चीजें मौजूद थी। तो जो इस तरह के मैंने 60 और 70 के बीच का जो दौर था, वह कवि अस्वीकार के भीतर से वो लोक परंपरा की और लोक संवेदनाओं को मुड़ करके प्रगतिशील प्राण धारा से सीधे जुड़ गए। यही स्वर वह है जो कविता की आंतरिक लय का स्वर है, जिसके भीतर व्यवस्था की आलोचना का स्वर भी था और जिसकी जड़ें एक तरफ परंपरा में बहुत गहरी थीं, तो दूसरी तरफ हर प्रकार के त्वरित कोलाहल से बचते हुए एक रैखिक समय को समझने की कोशिश कर रही थी, जिसका प्रमुख स्वर रोमांटिक विरोधी था। ये कहना चाहते हैं, जिसका प्रमुख स्वर रोमांटिक विरोधी था। यानी कविता की जो आंतरिक लयमयता थी, यह वह अस्वीकार के भीतर से विकसित हुई थी, जिसका मुख्य स्वर रोमांटिक विरोधी था, जो समय को चक्रीय रूप से नहीं, रैखिक रूप से देखता था, चक्री होने का विरोध कर रहा था। क्योंकि जहां समय का बोध चक्री हो जाता है, वहां पर आप समझिए कि रोमांटिक भाव बोध होता है, बार बार मुड़ करके आप वही आते हैं। लेकिन अगर रैखिक चलते, लैटरल अगर समय का विकास आप समझते हैं, तो उस कविता वो जो भावबोध आधुनिक होता है और अनंत की यात्रा करता है। जितना आगे जाता है उतना ही पीछे अपनी जड़ों में धंसा रहता है। तो ये जो इसके जो यानी कविता की आंतरिक लय के जो प्रमुख स्वर थे 7वें दशक में, वो केदारनाथ सिंह थे। राजेश जोशी जब 8वें दशक में आते हैं, अरुण कमल आते हैं, तो इनमें वो जो केदार जी के आंतरिक लय का स्वर था, वो परंपरा से विरासत में इनको मिला था और इसी में अपने को खुद ये लोग दर्ज करते हैं। और आगे के दिनों में इन लोगों का विकास भी इसी दिशा में होता है। कहना यह है कि राजेश जोशी हिंदी कविता की आंतरिक लय के भीतर उभर कर आने वाले समकालीन हिंदी कविता की प्रमुख आवाज हैं, जो अपने समय के दार्शनिक भावबोध और सामंतवादी ढांचे से सतत संघर्ष करते हैं। और आप देखेंगे कि जब उनके कई समकालीन कवि, कुछ समकालीन कवि शहर की द्वंद्वग्रस्त कविताएं लिख रहे थे, राजेश जोशी अपने समय में कस्बे से शहर में रूपांतरित होते समय की तनाव युक्त कविताएं लिख रहे थे। द्वंद्व युक्त नहीं, तनाव युक्त कविताएं लिख रहे थे। इसलिए राजेश जोशी की कविताओं को जो मैं समझ पाता हूं, वो कविताएं द्वंद्वग्रस्तता की कविताएं नहीं है, तनावग्रस्तता की कविताएं हैं। द्वंद्व कवि मानस का होता है, तनाव कवि समय का होता है। याद रखिए, जहां द्वंद्व होगा वो कवि मानस का द्वंद्व होगा, लेकिन जहां तनाव होगा वह कवि समय का तनाव होता है। ऐसा इसलिए संभव होता है क्योंकि राजेश जोशी जड़ों के भीतर से उभरने वाले कवि हैं, जो आगे जाते तो हैं लेकिन विस्थापन को देखना नहीं भूलते, पलट कर देखना नहीं भूलते, अपनी जड़ों का अवलोकन करना नहीं भूलते, अपनी विरासत और परंपरा को देखना नहीं भूलते। वो खोज नहीं करते परंपरा की दूसरे लोगों की तरह, वो अर्जित करते हैं जो उनके भीतर से आती है। यानी एक तरह का परंपरा से उनका संबंध यांत्रिक नहीं है, आवयविक संबंध है राजेश जोशी का। और ये जो आवयविकता है उन्हें अपने समय का एक बड़ा कवि बनाती है राजेश जोशी को, इसलिए कि वे समय की गति को सामने से नहीं देखते, पीछे से देखते हैं, जिससे वह साफ साफ दिखता है। वे परिवर्तन को महज देखते ही नहीं, उसे पहचानते भी हैं। और जब अपनी डायरियों में, अपने गद्य में जब वो कस्बे से शहर के रूपांतरण की बातें वो करते हैं, तो आप देखेंगे उस गद्य में राजेश जोशी का कवि खुल करके सामने आता है। उनके जो जैसे समकालीनता और साहित्य है, ये किस्सा कोताह है,
ये वह हंसी बहुत कुछ कहती थी। ये जो गद्य की किताबें हैं उनकी मेरे पास हैं, यहाँ रखी हुई हैं। अब समय नहीं, उनके कुछ हिस्से को मैं नहीं पढ़ता मैं। तो ये जो चीज़ें आती हैं एक तरह का वहाँ पर वह उनकी जो ये स्थापनाएं होती हैं, जो ये मूल्य होते हैं वहाँ पर दिखाई देते हैं, जब कस्बे से शहर बनते हुए। और फिर वो कविता में शहर पर तो उनकी पुस्तक भी है, जो शिमला के दौरान जो एडवांस स्टडी शिमला में थे उस पर उन्होंने काम किया था। तो बहुत अच्छी किताब है कविता में शहर, जरूर पढ़ना चाहिए। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि हिंदी कविता की आंतरिक लय के जो भीतर से जिस तरह से उभरते हैं, वह एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण उनको स्थिति में ले आता है। और ऐसा करने के कारण ही वे अपने समय के दार्शनिक भावबोध और सामंती ढांचे से सतह संघर्ष करते हैं। दार्शनिक भावबोध और सामंती ढांचा और पूंजीवादी विकृति इसमें जोड़ लीजिए। इससे राजेश जोशी की कविताओं में सतत संघर्ष होता हुआ दिखाई देता है। और जब हम तनाव की बात करते हैं तो उस तनाव में जो मैंने कहा कि एक तरह का जो कवि समय का जो तनाव होता है, वह निश्चित रूप से उन्हें आगे ले जाते हुए आगे उन्हें ले जाता है। अब उनका जो पहला संग्रह है एक दिन बोलेंगे पेड़, उसकी पहली कविता है गेंद। बहुत अच्छी कविता है ये। और सुधीर रंजन सिंह ने जो राजेश जोशी की राजकमल से प्रतिनिधि कविताओं का संपादन किया है, तो उसकी भूमिका में भी सुधीर ने इस गेंद का बड़े मन से जिक्र किया है। तो ये गेंद कविता, इसमें एक छोटे बच्चे द्वारा गेंद को हवा में उछालने का चित्रण है, जिसमें कवि अंत में कहता है, सूरज तुम्हारी उम्र क्या रही होगी उस वक्त। इस छोटी कविता में जिस तरह से बच्चा गेंद को उछाल करके सूरज को चुनौती देता है, उसमें कुछ लोगों ने इस कविता का मूल्यांकन करते हुए यह दर्ज किया है कि असल में यह गेंद की सूरज से होड़ है। राजेश जोशी का कवि ये नहीं कहता, कविता भी ये नहीं कहती, वो होड़ लेने की बातें नहीं करती। और एक बात और है कि होड़ लेने की भाषा से राजेश जोशी का कवि कई जगह अपने को बचाता भी है, क्योंकि सीधे होड़ ले लेगा तो अविश्वसनीय हो जाएगा। राजेश जोशी जहां संघर्ष करते हैं, जहां टकराते हैं, उनमें हमेशा संशय की बुनियाद विन्यस्त रहती है। ये देखने लायक बात है। अतिरेक में नहीं जाते, जबकि वह दौर 70 का दशक का दौर जो पृष्ठभूमि उनको मिली थी, वो कई जगह अतिरेक की थी। लेकिन विचारों में चाहे जब जो भी बोला उन्होंने, कविता पढ़ते समय वह अतिरेक कहीं नजर नहीं आता। जब कविता पढ़ते हैं तो कविता में गजब का अनुशासन होता है। और जब भी बहुत क्रांति और परिवर्तन की बात करते हैं तो उसमें कहीं न कहीं एक संशय दिखाई देता है, और वो कविता को बहुत ताकत देता है, कविता को बहुत विश्वसनीय बनाता है। ये खास बात मैंने देखी उनकी कविताओं में। तो मैं कह रहा था, यहाँ सूरज से गेंद की होड़ नहीं है जैसा कि लोग कहते हैं, बल्कि गेंद को उसकी गति और शक्ति के बोध के होने से है। यानी गेंद को उसकी गति और शक्ति का बोध कराना है। और यह जो गेंद का उछाल है, यह असल में कविता के बंध को स्पंद में बदल देना है। ये जो गेंद उछलती है, यह कविता अपने बंध को स्पंद से जोड़ देती है। और ये जो बात है, यही बनारस में वो आए थे, और 2002 के आसपास की विनय दुबे के साथ तब मेरी मुलाकात भी उनसे बनारस में हुई थी। हालांकि मैं तब बनारस में नहीं था। और सुबह बनारस पर उन्होंने कविता लिखी थी और बनारस को देखा था उन्होंने विनय दुबे के साथ। वो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि विनय दुबे भी थे, अब नहीं है इस दुनिया में। उनके साथ उनके बहुत गहरे मित्र थे राजेश जोशी के, और कई प्रसंगों में विनय दुबे का उनकी कविताओं में गद्य में जिक्र भी आता है। तो ये जो मैं कह रहा था कि ये जो बंध का स्पंद में बदलना है, यह असल में इस सुबह बनारस नामक कविता में भी दिखाई देता है, जिसमें तालाब को नदी में बदलने की दिखाई देती है। वो बनारस को लेकर के
बहुत बहुत मोहाशक्त हैं। उनको बार बार बनारस की याद आती है, इसकी गंगा की याद आती है, जाहिर सी बात किसी को भी आती है। और बनारस का जो सुबह बनारस है, ये तो जो जिसने भी देखा होगा बनारस की गंगा को, उसके घाटों के सौंदर्य को, वो खास के कार्तिक पूर्णिमा पर जब देव दीपावली का दृश्य होता है तो उससे अभिभूत हो। लेकिन कवि के लिए देव दीपावली नहीं, कवि के लिए घाटों पर भीड़ नहीं, उन भीड़ के, उन कोलाहल के बीच जो मध्यम पड़ता हुआ जनता का स्वर है, जो संवेदनहीनता का वातावरण है, कवि उसे दर्ज करने की कोशिश करता है। कहते हैं, उसी में कहते हैं कि तालाब को नदी में बदलने की जो जिद है। लगे हाथ उनका जो सबसे ताजा संग्रह है जिद, उसकी अंतिम कविता आप देख लीजिए, राजा भोज ने तालाब बांधा। इसमें भी वह उछलती हुई गेंद यहां कालिया भील में रूपांतरित हो जाती है, जिसके कारण दो पहाड़ियों के बीच राजा भोज का तालाब बन जाता है, बन पाता है। और कविता, ये जो कविता होती है, एक कौतूहल से समाप्त होती है। यहां वे परिवर्तन के, पहचान के कवि के रूप में हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं, जो सूरज से लेकर राजा तक को विचलित करने की सामर्थ्य रखता है। तो जो सूरज से लेकर के राजा तक को विचलित करने की जो सामर्थ्य रखने वाला कवि है, वो हमारे बीच है। उसकी आज हीरक जयंती शुरू हो रही है, 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस नाते हम लोग समूह में, समवेत स्वर में उसे ऐसे अपने प्यारे कवि को यहाँ पर बधाई देते हैं। और एक तरह का बधाई वक्तव्य ही इसे माना जाए। ये जो कोरोजीवी समय में जिस तरह से बधाई हम लोग दे रहे हैं, तो एक तरह का एक समवेत स्वर ही है। तो उसको उसी अर्थ में कि बधाई व्याख्यान इसे माना जाए, ये बधाई व्याख्यान है। दूसरी बात राजेश जोशी की जो विशेषता मुझे दिखाई देती है, वो उनकी पाठ निजता रही है। एक बात विचित्र लगती है कि राजेश जोशी को मैं जितना पढ़ा, जब पढ़ा, तो राजेश जोशी को पढ़ते हुए हमेशा ये लगा, और मैं अक्सर अपने छात्रों से इसकी चर्चा भी करता रहा हूँ, और चूंकि छात्र जीवन से ही इनकी कविताओं को मैं पसंद करता रहा हूँ, तो जब मैं पाठ निजता कहता हूँ तो ऐसा लगता है कि इनकी कई कविताएं पढ़ते समय आपको ये लगेगा कि बहुत करीब से एक कविताएं उठा रहे हैं। रोज हम उस दृश्य को देख रहे होते हैं, लेकिन हमारी नजर नहीं गई, इस कवि की नजर कैसे पड़ गई। और यह मैं बतौर कवि नहीं कह रहा हूं, बतौर पाठक भी बहुतों को मैंने देखा और सुना कि वो यही कहते राजेश जोशी के बारे में कि यार ये पढ़ते समय जो कविताएं नहीं लिखते, जो कविता के दूर तक पाठक नहीं, लेकिन जब उनको मैंने इनके कुछ कविताएं मैंने भेजी तो यही कहते हैं यार ये कवि बात तो मेरी कर रहा है। असल में ऐसा ही कवि अपने समाज में दीर्घजीवी होता है, जिसकी कविताएं पढ़ते समय यह एहसास करा दें, उसकी ध्वनियाँ, उसकी गूंजें, उसके बुलबुले उसकी कविता में जो उठ रहे हैं, वो लगे कि भाई ये हमारा गांव बोल रहा है, हमारा देश बोल रहा है, हमारा मोहल्ला बोल रहा है, हमारा देश बोल रहा है, हमारा विश्व बोल रहा है, हमारा भूगोल बोल रहा है, कुल मिला के हमारा भूगोल बोल रहा है। क्योंकि भौगोलिक निजता के बगैर कोई भी कवि पाठ निजता की कविताएं लिख ही नहीं सकता। इसलिए भौगोलिक निजता का होना बहुत जरूरी है, वो चाहे जितना वैश्विक हो जाए, लेकिन भौगोलिक निजता का होना बहुत जरूरी है। और राजेश जोशी के यहाँ ये जो भौगोलिक निजता ही पाठ निजता में रूपांतरित होती दिखाई देती है, मैं ये कहना चाहता हूं। और ऐसा कवि संस्कृत का हिस्सा, देखिए कवि बहुत अच्छे होते हैं, कविताएं बड़ी मूल्यवान होती हैं, बहुत लिखी जाती हैं, लेकिन जिस कवि की कविता संस्कृत का हिस्सा होकर, जैसे कि बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह, मैंने ऐसी जो कविताएं, झुकना जैसी कविताएं हैं, तो मैंने ये सब, तो जिस कवि की कविता संस्कृत का हिस्सा बन जाती है, वही जनता के बीच चली जाती है। तो ये इसकी प्रक्रिया ऐसा नहीं कि आज आपने लिखा कल चली जाएगी, इसकी प्रक्रिया लंबी होती है। मुक्तिबोध को जाते जाते इतने वर्ष लगे, निराला को जाते जाते इतने वर्ष लगे, स्वयं तुलसीदास को जाते जाते कितने साल लगे। ऐसा नहीं था कि तुलसीदास ने रामचरितमानस 1575 में लिख दिया तो उसी के 50 साल बाद वो अमर हो गए और रामचरितमानस पढ़ा जा, नहीं। रामचरितमानस पढ़ा भी जाता था तो एक गुटके के रूप में, धार्मिक ग्रंथ ही के रूप में पढ़ा जाता था।
जब तक कि साहित्यिक वैचारिक ग्रंथ के रूप में उसे मान्यता नहीं दी गई, और मान्यता देने वाले कोई और नहीं था। कई विद्वान, बनारस के विद्वान ने लिखा, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख हैं। रामचंद्र शुक्ल, मैं बार बार कहता हूं कि रामचंद्र शुक्ल का कोई योगदान ना आप मानिए, कोई न माने, लेकिन एक योगदान मेरे लिए बहुत महान है कि उन्होंने रामचरितमानस को धार्मिक पाठ से मुक्त करके साहित्यिक पाठ में रूपांतरित करने की कोशिश की और सफल रहे। वहां से साहित्य शुरू होता है रामचरितमानस का, जब हम लोग अर्थ का विस्तार देते हैं, अर्थ के गौरव से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो खैर, तो ये कह रहा था, जो पाठ की निजता राजेश जोशी कविताओं में मुझे बहुत मूल्यवान रूप से दर्ज होती हुई दिखाई देती है। इस क्रम में अगर आप देखें तो मैं उसके शिल्प के बारे में सोचता हूँ कि ये कैसे हुआ। तो ये अजीब लगा मुझे, एक शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, मेरे भोजपुरी का शब्द है अचकचाहट। यानी अचकचाहट भरी ताजगी की कविताएं मैं कहना चाहता हूँ। राजेश जोशी कविताएं अचकचाहट भरी ताजगी की कविताएं हैं। यही उन्हें 8वें दशक के कवियों के बीच और बहुत सारी शोरगुल करती कविताओं के बीच अलग करता है। उनकी काफी कविताओं में ऐसा लगता है कि कविता सरल ढंग से आगे बढ़ रही है और अचानक एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है और हम बंध जाते हैं, उसके व्यामोह में फंस जाते हैं। यहां आकर कविता खुल जाती है। कविता यही खुलती है जहां आप बंध जाते हैं, जहां आप ठिठक जाते हैं, जहां अचकचा जाते हैं। और यह खुलना असल में किसी नए संदर्भ का देना है, जहां अचकचाते हैं, जहां ठहर जाते हैं, जहां रुक जाते हैं। ये रंगों का ठहरना नहीं है, यह गंध का विस्तार होना है। जब घ्राण के माध्यम से कविता आपकी चेतना को प्रभावित कर देती है, यहां आकर कविता खुल जाती है, नए संदर्भ को दे देती है। और यही राजेश जोशी कविताओं के कथा रस का प्रमुख आधार भी है, और यही उनकी कविताओं को आख्यान मूलक बनाता है। उनका जो संग्रह दो पंक्तियों के बीच है, उसकी जो कविताएं हैं, वो चूंकि मेरे पास तो पूरा संग्रह सब कुछ है, पूरा डिटेल्स भी है, और मैंने बहुत पहले इन पर लंबा लेख भी लिखा था, और तो वो सब डिटेल्स पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उनकी कविताओं का नाम जरूर लेना चाहता हूं ताकि हमारे जो नए श्रोता हैं, जो नई पीढ़ी के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं मुझसे, वो जाने। इत्यादि, सुकब की मुश्किल, अहद होटल, छाते, नेल कटर, रुको बच्चे जैसी कई सुंदर कविताएं हैं। लेकिन छाते कविता की जरा इस पंक्ति को देखिए। छाते कविता उनकी है, दो पंक्तियों के बीच में, उसकी इस कविता को देखें। बरसात का मौसम है इसलिए छाते हैं, जिनके बारे में कवि कह रहा है कि हमारे सिरों पर तने हुए ऐसे लगते हैं जैसे आकाश के नीचे एक और छोटा आकाश। तो इमेज देखिए, हमारे सिरों पर तने हुए वे ऐसे लगते हैं जैसे आकाश के नीचे एक और छोटा आकाश। आशंकाओं और अन्याय से भरे इस दुखदायी समय में सुरक्षित सा अपना कोई कोना। अब बरसात का मौसम, इस समय वाला बरसात भी नहीं हो रही है, रुक गई पता नहीं कैसे, लेकिन आप देखिए कि छाते को किस तरह से विजुअलाइज करता है कवि। और हमारा समय देखिए, और वो कविता पहले लिखी गई, ये समय देखिए उस कविता, यानी कैसे एक समय अच्छी कविता के माध्यम से, कहना चाहता हूं कि कैसे अच्छी कविता के माध्यम से एक समय दूसरे में ट्रांसफर होता है। और इसी प्रक्रिया में कैसे कबीर हमको याद आते हैं, कैसे रविदास याद आते हैं, कैसे तुलसी याद आते हैं, कैसे भारतेंदु याद आते हैं, निराला याद आते हैं, मुक्तिबोध याद आते हैं, और तमाम कवि जो याद आते हैं। तो समय कैसे ट्रांसफर होता है, उस पर विचार करने की जरूरत है। इस छाते को एक रूपक के रूप में विकसित करता हुआ कवि एक पंक्ति में कहता भी है कि गांधी के हाथ में लाठी की जगह अगर छाता होता तो क्या वे ज्यादा भारतीय लगते हैं। अब देखिए कौतूहल, देखिए कि गांधी के हाथ में लाठी की जगह अगर छाता होता तो क्या वे ज्यादा भारतीय लगते हैं। एक कौतूहल है छाते के पक्ष में, जबकि ये बात सब जानते हैं भाई, हम
लोग जो भोजपुरी भाषी है इस बात को जानते हैं कि भोजपुरी और लाठी का अन्योन्याश्रित संबंध है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहूँ कि लाठी के साथ उन्होंने अन्याय किया, क्योंकि छाता भी हमारी भोजपुरी भाषियों का हमारे जो लोक जीवन में काफ़ी व्याप्त है। कभी जो है लाठी की जगह, गांधी के लाठी की जगह छाते को इमेज करता है एक तरह का, तो वही जो इमेज आता है कि आकाश के नीचे एक छोटा और आकाश, तो वो उसकी अपेक्षाएं बड़ी हो जाती हैं, उसकी खूबसूरती बड़ी हो जाती है। और तब देखें कि कभी कभी जो कहते हैं कि इसी में कि इस कविता की पंक्ति है कि कभी कभी हमारे छाते छूट जाते हैं किसी यात्रा में, बाजार में या कहीं और, छूट जाता है, छूटता चला जाता है जैसे बहुत कुछ उम्र के साथ। छूट जाता है बहुत कुछ अपना, अपने से बाहर ही कहाँ पता नहीं। अब ये पंक्ति इसी छाते की अंतिम पंक्ति है, छूट जाता है बहुत कुछ अपना, अपने से बाहर ही कहाँ, कहीं पता नहीं। अपने से बाहर कहाँ शब्द है, कहाँ पता नहीं। अब सवाल आप देखिए कि अपने से बाहर छूट जाता है कि पता नहीं, पता नहीं में कविता जो है मुक्त हो जाती है। वह निष्कर्ष मूलकता से का नका को नकार देती है, खुल जाती है, और पाठक अपना विवेक सम्मत उसका मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र होता है। खोजिए उस छाते को, अनंत विस्तार तक ले जाइए। यह कविता का शिल्प है कि जिस तरह से अचकचाना, रुक जाना और अचानक से एक कौंध के दायरे पूरी कविता पता नहीं कहाँ, वो पूरी कविता एक तरह से खुल जाती है। तो कहना चाहता हूं कि यहाँ आखिरी पंक्ति में जो कौतूहल कवि ने व्यक्त किया है वह शानदार है। कविता यहाँ नए संदर्भ का उद्घाटन करती हुई दिखाई देती है। तो ये इस क्रम में अगर हम एक और विशेषता की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, जो मुझे लगती है कि राजेश जोशी की जो तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो है उनके कविता के भीतर विन्यस्त कथात्मक स्पंदन। उनकी कई कविताएं मुझे कथात्मक स्पंदन की कविताएं लगती हैं। उनकी कविता लोक कथा के धरातल जैसी नाटकीयता और कौतूहल के साथ आगे बढ़ती है, जहां रुचि बनी भी रहती है और रुचि का परिष्कार भी होता रहता है। याद रखिए, इनकी कविताओं की कथात्मक स्पंदन कविताएं जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ रुचि बनी भी रहती कविता में और उसकी पूरी प्रक्रिया में रुचि का परिष्कार भी होता रहता है। अर्थात राजेश जोशी कविताएं रुचि बनाए रखने की ही नहीं, रुचि के परिष्कार की भी कविताएं हैं। यूं कथा के इस तत्व को आजमाने वाले बहुत कवि हैं, तब से लेकर के आज तक। समकालीन कविता में जो राजेश जोशी से लेकर के और 2010 के बाद की जो पीढ़ी आई, बल्कि अब तो 2000 कोरोजीवी पीढ़ी भी आ गई है जो 2020 में ही अनलॉक हुई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि लगभग 5 पीढ़ियां सक्रिय हैं इस समय। राजेश जोशी से लेकर के जो 20-22 साल के जो कवि लिख पढ़ रहे हैं उन तक पूरी पीढ़ी 5 पीढ़ी एक साथ सक्रिय है। तो इसमें कई ऐसे कवि हैं जो कथा तत्व को आजमाते भी हैं, लेकिन उसके भीतर स्पंद का तत्व कई के भीतर जहां है वहां कोई बात नहीं, ये कई के भीतर इस कथात्मक स्पंद का तत्व कम रहता है या तो गायब रहता है। और स्पंद का मतलब मैं कहना चाहता हूं खुद को एक दूसरे भाव में स्थिर कर देना, जो ऊर्ध्वमुखी है और पहले से बेहतर हो। यानी खुद को एक दूसरे भाव में स्थिर कर देना जिसकी शर्तें यह है कि वह ऊर्ध्वमुखी हो और पहले से बेहतर हो, यानी अग्रगामी हो, ऐसा नहीं कि पश्चगामी हो। यहां जड़ता से मुक्ति तो मिलती ही है, मन को भी तोष मिलता है। आप वही नहीं रहते जो कविता के पढ़ने के पहले जैसा थे। और इसी कथा तत्व के भीतर कहीं राजेश जोशी कविताओं का क्षय बोध भी दिखाई देता है, जो उनके रुचि परिष्कार का संस्कार बनाता है। और दोनों ही तत्व यहाँ पर बहुत ही प्रमुख हैं। इस क्रम में चौथी और आखिरी विशेषता के बारे में मैं बात करके अब 10 से 15 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। तो उनकी जो मुझे अंतिम यानी चौथी विशेषता नजर आती है जो मैं आपसे रखना चाहता हूं, वो ये है कि राजेश जोशी भाषा के भीतर क्रियाओं के कवि हैं। इसी कारण वे
उनके भीतर का जातीय बोध, उनकी कविताओं के भीतर का जो जातीय बोध होता है वो बहुत ही मुझे आकृष्ट करता है, बहुत ही मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि जहां क्रियाएं होंगी आसपास की अनिवार्य हलचलें भी होंगी और परिवेश का एक लोक वृत्त भी होगा, जहां एक लगातार स्पंदनशील जीवन भी दिखाई देगा। ये जो क्रियाएं हैं, जो मैं क्रियाएं कह रहा हूं, ये जो क्रियाएं हैं, जो क्रिया के तत्व हैं, वो इन्हें न केवल अपनी परंपरा से जोड़ते हैं बल्कि परंपरा भी उन्हें सहज उपलब्ध हो जाती है। यानी जैसा मैंने कहा, खोजने नहीं जाते तमाम अधीर कवियों की तरह, वो परंपरा उनके पास आती, क्योंकि उसके भीतर मैंने कहा वो पूरी तरह से एक तरह का आवयविक उनका डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनिक होल की तरह उनकी पूरी कविता विकसित होती है। इसलिए उनकी जो परंपरा की चिंताएं हैं वह वो स्वतः उनके पास आती हैं, उसके लिए वो कोई प्रयास नहीं करते। यानी नेम टैगिंग का की कोशिश राजेश जोशी ने कभी नहीं किया, न कविता के भीतर न विचार के भीतर, क्योंकि ये सब चीजें उनकी जड़ों में, उनके संस्कार में विन्यस्त हैं। उन्हें पता है कि जिस कवि के अतीत की कोई परंपरा नहीं होगी उसका कोई भविष्य भी नहीं होगा। ये उन्हें पता है। और मैं इसको कहना चाहता हूं कि जिस कवि की जड़ें परंपरा में धंसी नहीं होती उसकी शाखाएं तो फूटती ही नहीं, वह बहुत दीर्घजीवी भी नहीं हो पाता। ये बात मैं कहना चाहता हूं। तो इस क्रम में यह मैं कहना चाहता हूं कि जब एक क्रियाओं की बातें होती हैं तो एक बात और है कि वाक्यों को कविता कैसे बनाया जाए। ये कोई राजेश जोशी की वाक्य संरचना से में को समझने की कोशिश करे तो पता चलेगा। बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं और बहुत सारे कि वाक्य कैसे कविता में रूपांतरित होते हैं। वाक्य कविता बनते हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम कहने वाले विश्वनाथ कविराज 14वीं शताब्दी में थे। यानी यह जो है वाक्य भी कविता होते हैं, शब्द तो कविता होते ही थे। यह 600 साल पहले हमारी परंपरा है और वो संस्कृत साहित्य की वह परंपरा है जिससे हिंदी आज भी सीख रही है, उससे अलग नहीं है, आप उसे काट नहीं सकते। संस्कृत, हमारे संस्कृत के जो काव्य शास्त्रीय चिंतन है, जो संवादी चिंतन है, उसे सीखना चाहिए। उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसे संवाद की शैली मिलती है, उसे पता चलता है कि एक आचार्य दूसरे आचार्य को कैसे महान मानता है, फिर भी उसका विरोध करता है और कहता है कि आचार्य आपसे जो छूट गया था मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं। वो इस भाषा में बोलता है। और यह भी कि अपने समय की चुनौतियों को कोई भी उस समय का कवि या काव्य शास्त्री कैसे दर्ज करता है। कैसे 6वीं शताब्दी में शास्त्र के समकक्ष भामह ने कविता की पूरी कविता को पूरी ताकत से प्रस्तुत किया। अभिनव गुप्त में 9वीं शताब्दी में योग के समकक्ष कविता को बैठाया। 17वीं शताब्दी में पंडितदास जगन्नाथ ने विज्ञान के समक्ष कविता के ज्ञान को रूपांतरित किया। जब रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम कहते हैं तो वो पूरी परंपरा वही से आचार्य शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, केशव प्रसाद मिश्र जैसे चिंतक आते हैं हमारे बीच, जहां से सीखते हैं और उन्हीं को तरह तरह से हम लोग आज तक व्याख्यायित कर रहे हैं, क्योंकि हमारी विरासत है वो। तो मैं कह रहा था कि उस वाक्य की संरचना, लेकिन कविता बनती कैसे है, उसमें आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति 3 तत्व होते हैं। इन पर डिटेल्स में मुझे जाने का अवसर नहीं है, लेकिन राजेश जोशी कविताओं में जहां वाक्य की संरचना दिखाई देती है वहां पर ये तीनों तत्व मौजूद दिखाई देते हैं। संक्षेप में इसका मतलब यह है, आकांक्षा का मतलब अर्थ से होता है, योग्यता का मतलब पारस्परिक संबंध से होता है और आसक्ति का मतलब भाव व बोध के अविच्छिन्न प्रवाह से होता है। और इस दायरे में देखेंगे तो 19-20 करके कहीं कुछ ज्यादा कहीं कुछ कम होगा, लेकिन ऐसे बनती है। इसलिए जबरिया वाक्य को कविता में राजेश जोशी रूपांतरित नहीं करते। वो कविता को कविता बने रह देना चाहते हैं। छंद पर उनके मतलब जो आज छंद का डिबेट हो रहा है, छंद पर उनकी पुस्तक समकालीनता और एक उनकी आलोचना किताब में दर्ज है। छंद पर उन्होंने भूमिका में ही लिखा है।
और ठीक है कि इस डिबेट से अलग था कि छंद की जो, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि छंद का पुनर्जन्म छंद की वापसी से नहीं होना है। छंद का पुनर्जन्म, जो बार बार इस बात को कहता हूं, छंद का पुनर्जन्म छंद की वापसी से नहीं होना है, छंद में परिवर्तन से होना है। उसको आंतरिक लयमयता के दायरे में उसको सुधार, उससे जुड़ना होगा। तो बहरहाल तो मैं कह रहा था कि ये तीनों मिलकर इनके वाक्य की संरचना को जो मजबूत करते हैं, ये काव्यत्व के दायरे में घटित होता है। और तब इनकी कविता में रस भी होता है, जिसे हम रमणीय ज्ञानात्मकता के रूप में संबोधित करना चाहते हैं। रमणीय ज्ञानात्मकता इनकी कविताओं का प्राण तत्व है, जो मुझे दिखाई देती है। राजेश जोशी इसी रमणीय ज्ञानात्मकता के कवि हैं, जिनमें कविता का सौंदर्य भी है और ज्ञान का तर्क और बेचैनी भी। बहुत, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे उदाहरण हैं, मैं उनको छोड़ रहा हूं, लेकिन इस दृष्टि से उनकी एक कविता है, उनकी कविताएं नाम में क्या धरा है, संग्रहालय, स्मृतिहीन समय में, ये जो कविताएं हैं इनमें ये सब बातें, इन कविताओं में इसे देखा जा सकता है। वो कविताएं हैं जिसमें हम लोग इन तत्वों को देख सकते हैं, जिस पर कभी मौका मिलेगा तो विस्तार से इस पर बातचीत करूंगा। तो कह सकते हैं कि राजेश जोशी का कवि अपने संपूर्ण विकास में, यानी 75 बार एक कवि हमारे बीच है। जैसे मैंने कहा कि एक हीरक जयंती का आरंभ हो रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि राजेश जोशी का कवि हस्तक्षेप मूलक कवि के रूप में हमारे बीच आता है, लेकिन इस हस्तक्षेप मूलकता में कोई चीख पुकार नहीं है। यह उनके कवि होने के आत्मविश्वास के भीतर से उदित होता है। एक बड़ी वय में, यहां मैं कहना चाहता हूं कि जो कवि एक परिपक्व और बड़ी वय में भी जाकर या आकर खुद के कवि होने को ही पुष्ट करता रहता है, वह अपने को तो वह कवि बना ही नहीं पाएगा, नई पीढ़ी का क्या निर्माण करेगा। इस नाते पहले तो कवि के रूप में स्वयं को आश्वस्त करना होगा। राजेश जोशी का कवि अपने पाठकों के लिए उनके कविपन को लेकर आश्वस्त करने वाला कवि है, और इसी नाते मैं कहना चाहता हूं कि राजेश जोशी का यह जो कवि का आत्मविश्वास है, उसी के भीतर से नई पीढ़ी के चेतना का निर्माण भी हुआ है। जरूरत पड़ने पर राजेश जोशी सत्ता से टकराए भी हैं और उसका बहिष्कार भी करते हैं, किया उन्होंने। भारत भवन के कार्यक्रम इसके साक्षी हैं। आप सब जानते हैं, मेरी जानकारी में शायद 10 या 15 साल तक वह पिछले कार्यकाल में कभी भारत भवन गए नहीं। उनकी अपनी प्रतिबद्धता है, लेकिन आप कोई असहमत हो सकता है, लेकिन है तो है। यह उनकी जिद को बड़ा बनाती है और आह्लादक भी। इसे उनकी कविता चाभी का गाना से समझा जा सकता है, जो उनके संकलन नेपथ्य में हंसी में संकलित है। चाभी का गाना एक बड़ी मजेदार बात है कि उनकी कविताओं को पढ़ते समय उलटते पलटते इधर जब इस बीच में उनको देख रहा था, तो चाबियों का संदर्भ, अब राजेश जोशी कभी मिले तो उसे पूछूं कि चाबियों का संदर्भ आपकी कविता में क्यों आता है, इतनी चाबियां क्यों आती हैं, चाबियों के प्रति इतना आकर्षण क्यों है, क्यों इतने सारे ताला आप खोलना चाहते हैं। बहरहाल वो तो जब मिलेंगे तो मैं पूछूंगा ही, लेकिन चाबियों का संदर्भ उनके यहाँ कई कविताओं मैंने देखा। 2 पंक्तियों के बीच में खोई हुई चीजें नामक कविता में तो आता ही है। उनके पहले संग्रह एक दिन बोलेंगे पेड़ में भी चाबियां नाम की कविता ही मिलती है, और चाबियां नामक कविता की अंतिम जो पंक्ति है, देखा मैंने वे हमारे हाथ थे, सैकड़ों हाथ एक दूसरे में गुथे, चाबियों की तरह खनखनाते हुए। देखा मैंने वे हमारे हाथ थे, सैकड़ों हाथ एक दूसरे में गुथे हुए, चाबियों की तरह खनखनाते हुए। कह सकते हैं कि राजेश जोशी की कविताएं चाबी के गुच्छे की तरह बजती है। मुझे एक रूपक लगा इनकी चाबियों की तलाश में जब निकला मैं, चाबी के गुच्छे की तरह बजती हुई संभावनाओं के नए द्वार में इनकी कविताएं
चाबी के गुच्छे की तरह बजती संभावनाओं के नए द्वार खोलने वाली कविताएं हैं, जिससे हमेशा घर व समाज का कोई उपेक्षित कोना सहसा जगमग हो जाता है। जैसे बहुत दिन तक कोई घर बंद है, उदास है, और अचानक आप चाबी लेकर के उस घर को खोल दें और सूर्य की प्रथम रश्मियों के आने के साथ या किरणों के आने के साथ घर का एक कोना जगमगा जाए। तो राजेश जोशी की जो चाबियों को समझते हुए मुझे ऐसा लगता है वे चाबियां हैं, कवि की शब्द रूपी वे चाबियां हैं जो जैसे ही लगती हैं बंद ताले में, व्यवस्था के, सभ्यता के बंद ताले में जैसे ही लगती हैं, उसका कोई न कोई कोना उद्दीप्त हो जाता है। उसके अंधेरे के खिलाफ वो कोई न कोना उजाले का संघर्ष करता है। तो ये कवि की जो कवि मानसिकता की जो बनावट है, उसको समझने के लिए ये जो मुझे तत्व है, मुझे ये जो रास्ता मुझे कुछ ज़्यादा ही काव्यात्मक दिखाई देता है। आलोचना से ज़्यादा ये ज़्यादा काव्यात्मक है। तो कह सकते हैं इस तरह से जो है कि इन्हीं सब कारणों से इनकी कविताएं व्यवस्था को ठेंगा दिखाती हैं और जनता के पक्ष में अपनी आवाज़ को बुलंद करती हैं। ये बगैर नारे के सामाजिक मूल्य की कविताएं हैं। इन नारों में, इनकी कविताओं में सामाजिक मूल्य किसी नारे के रूप में नहीं आता, बल्कि वो उसके भीतर से ही विकसित होता है, और इसी से वो एक वैकल्पिक, अपनी कविता के भीतर एक वैकल्पिक दुनिया का निर्माण करते हैं। और कोई भी अच्छा कवि, कोई भी अच्छा लेखक अपने समय का वह एक वैकल्पिक दुनिया का निर्माण ही करता है। हर कवि, यानी जो भी आज लिख रहे हैं, पहले लिख रहे हैं, सब ने, आप जितने अपभ्रंश से, मतलब जितने हमारी विरासत के कवि हैं, सब ने एक अपने समय में एक वैकल्पिक दुनिया का निर्माण करने की कोशिश की। जो दुनिया दी गई दुनिया है, उससे उन्होंने सदा ही असंतोष प्रकट किया है। कवि की कई विशेषताओं में बुनियादी विशेषता यह भी होती है कि प्रदत्त व्यवस्था से वो लगातार असंतोष प्रकट करता है। मैं बार बार कहता हूँ कि कवि कविता की संसद का स्थायी प्रतिपक्ष होता है। तो कवि अगर कविता की संसद का स्थायी प्रतिपक्ष नहीं है, तब तो हाथ में सत्ता का लेकर के बाजा बजाता है, क्या फर्क पड़ता है, फिर कौन पढ़ने जा रहा है। क्योंकि वो तो सत्ता से का प्रतिरोध, संघर्ष, वैकल्पिक दुनिया का निर्माण, यानी ये जो संघर्ष, प्रतिरोध, टकराव की हम लोग बातें करते हैं, ये सब अवान्तर चीजें हैं। असल बात ये होती है कि इसकी बुनियाद में वैकल्पिक जीवन के निर्माण की संकल्पनाएं होती हैं, और इसी के कारण से वह अपना स्पेस बनाता है, अपनी जगह बनाता है व्यवस्था में, और देखता है कि जो अदृश्य है, जिसे व्यवस्था नहीं देख पाई। इसी आखिर आज जो कोरोजीवी कविताओं का दौर है, जो हम लोग लिख पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं कि जो सत्ता की नज़र से ओझल हो रहा है, उसमें हजारों कविताएं और कहानियां, सैकड़ों कहानियां लिखी जाएंगी, कई उपन्यास आएंगे, आना ही चाहिए, बार बार हम कहते हैं आना खूब आए। उनके भीतर हो सकता है अगर उनका 10% भी इतिहास में दर्ज हो सका, मैं उस 100% की बात ही नहीं कर रहा हूं, 50 की, 10% भी दर्ज हो सका। आज प्लेग महामारी पर आखिरकार कामों क्यों प्रासंगिक है, क्यों बार उनकी याद आती है। ऐसा नहीं कि और कुछ नहीं लिखा गया रहा होगा, लेकिन है तो है, ताकत है। अब डॉक्टर रियो का जैसा वो चित्रण करते हैं, वो कवि के लिए एक पक्ष बनता है कि हर कवि को डॉक्टर रियो की भूमिका में होना चाहिए। और तो ये सब जो मैसेज, संदेश, हमारी विरासत है, ये सब। तो खैर अंत में, अब यकीनन अंत में बस 5 मिनट और आप हमें समय दें, 5 मिनट के में हम अपनी बात समाप्त करेंगे। तो उनकी एक कविता में स्मृति विहीन समय में, एक कविता है स्मृति विहीन समय में, जो मुझे लगता है कि बहुत मौजू है, और वो भी महामारी के भीतर लिखी गई कविता है। अभी कल ही मैंने एक व्याख्यान कंचनजंगा फेसबुक पर दिया था, महामारी में कविता। तब तक मेरा ध्यान इस कविता पर नहीं था, लेकिन आज उलटते पुलटते जब इस कार्यक्रम के निमित्त मैं कुछ अपने को तैयार कर रहा था, तो मुझे ये लगा, और ये महामारी के भीतर, मेरे प्लेग के भीतर लिखी गई कविता है, इसलिए मैं ज़रूर आज इसी कविता से मैं इसको समाप्त करूंगा, अपने इस व्याख्यान को समाप्त करूंगा।
तो स्मृति विहीन समय में जो उनका जो जिद नामक संग्रह है, ये उनका अंतिम संग्रह है और उसकी अंतिम कविता है। हाँ, ये अंतिम कविता ही है ये। सॉरी, शायद ये अंतिम नहीं है ये। एक मिनट, ये है तो इसी संग्रह में देखता हूँ। हाँ, मिल गया, इसी संग्रह में है, स्मृति विहीन समय में। तो ये प्लेग की महामारी के बहाने जो स्मृतियों का विध्वंस होता है उसकी कविता है ये। कैसे ये कह सकते हैं कि स्मृतियों के पुनर्वास की कविता है ये। इसमें प्लेग की महामारी है जिसमें लोग घर छोड़ देते हैं, जैसे कि आज की महामारी तो चूँकि अभी तो उस तरह के लोग मतलब ये कि जो सेटल हो गए अपने घरों, वो घर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन वो तो मजदूरों का भाई जो नौकरी थी उसको जो छूट गए तो लोग मजदूरों का लाखों का जो पलायन हुआ अपनी तरीके से। लेकिन उसी पलायन की स्थिति है इसमें कि भाई जा रहे हैं लोग, भाग रहे हैं छोड़ करके। और उसमें एक सिंगल सेठ आते हैं, चरित्र हैं, जो जिनको सारे जाते भागते लोग अपनी पूंजी सिंगल सेठ को सौंप देते हैं। लेकिन जब वो लोग लौटते हैं तब तक यह सेठ पागल हो चुका होता है, लालच से भी और अपने अकेलेपन से। ध्यान रखिए, ये केवल नहीं है कि भाई लालच से कि भाई हमें संपत्ति नहीं देनी होगी। ये भी एक बात आ सकती है कि जो सिंगल सेठ वो पागल इसलिए हो जाता है कि लोग आगे मांगते हैं तो वो कहता है, वो कहे कि भाई मैं तो पागल हो गया, मैंने वो ऐसा व्यवहार करे कोई मंगवे न करे। एक तो ये स्थिति हो सकती है, लेकिन वो तो अपनी जगह पर है। लेकिन कविता पढ़ते समय ऐसा लगता है कि वह लालच से भी पागल हुआ और अपने अकेलेपन से ज्यादा पगलाया। यानी कल्पना करिए कि आज इस कोरोजीवी काल में मोहल्ले के नहीं, एक शहर में जहाँ पर कि मान लीजिए कि 1 लाख की आबादी है, उसकी बहुसंख्यक आबादी किसी सेठ को अपनी सारी संपत्ति दे करके चली जाए और फिर महामारी के उतरने के बाद, आरोहण के बाद वो लौटे और उस सेठ से कहे कि भाई हमारी संपत्ति दे दो, और इसमें मान लीजिए साल 6 महीने गुजर जाएं, तो सेठ के पास संपत्ति तो रहेगी, अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लेगा। वो बनारस शहर जहां से मैं बोल रहा हूं उसका मालिक ही बन सकता है वो। लेकिन वो उस अकेलेपन में जिएगा कैसे? वो संपत्ति लेके करेगा क्या? तो जाहिर सी बात है कि संपत्ति से ज्यादा वो अकेलेपन से पागल होगा, और महामारी अकेलेपन से ज्यादा पागल करती है। इसी नाते जो कवि का अकेलापन होता है वह हमेशा सार्वजनिक होता चला जाता है। इसी नाते मैं बार बार कहता हूं कि कवि अपने निज की सार्वजनिक अनुभवों के अभिव्यक्त करता है। इसी नाते वह किसी भी, उसकी कविताएं किसी भी कोरोना की वैक्सीन से कमजोर नहीं है। और जैसा मैंने कल ही कहा कि आयरलैंड का प्रधानमंत्री तो बाकायदे सीमा सेनी की कविता को कोट ही कर रहा था, जिसमें बार बार एक तरह का प्रबोधन मूलक कविताओं को उद्धृत कर रहे थे। कल ही मैंने इसकी चर्चा की थी। और मैं बार बार कहता हूं कि उनको सुपर स्प्रेडर ऑफ पैंडेमिक पोइट्री कहा जाता है वेस्ट में। और मैं बार बार, हमको इच्छा होती है कि हमारे बीच भी कोई हमारा ऐसा नेता है जिसको मैं कहूं कि सुपर स्प्रेडर ऑफ हिंदी पैंडेमिक पोएट्री, लेकिन शायद नहीं है क्योंकि नेता को पता ही नहीं कि क्या लिखा जा रहा है, कुछ पता नहीं। वो हमारे समय के चाहे शीर्षस्थ जो कवि हैं, जो सबसे उम्रदराज कवि हैं, उनसे लेकर नए की बातें छोड़िए, उन्हें भी नहीं जानता आज का सत्ता व्यक्ति तो बाकी झुक है। तो मेरी ये आकांक्षा एक तरह का यूटोपिया ही बनी रह जाएगी कि कोई नेता कहे कि भाई कविता, जो हिंदी कविता, ये ऐसा समय जो सुपर स्प्रेडर ऑफ हिंदी पैंडेमिक पोएट्री, ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये सिंगल सेट तो अकेलेपन से, ये तो इस तरह से स्मृति की पुनर्वास कविता है। और इसी कविता को पढ़ करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। और तो ऊबड़ खाबड़ पत्थरों की गलियों में भटकते हुए हर आते जाते को एक धुंधला पड़ चुका स्याह सफेद फोटो दिखाकर एक अधेड़ आदमी पूछता है, क्या ऐसा कोई घर आपने यहाँ यही कहीं देखा है? यही कहीं होता था यह किले अंदर की इन्हीं पथरीली गलियों में, मरने से पहले ऐसा ही बताया था मेरे दादा ने। मरने से पहले ऐसा ही बताया था मेरे दादा ने। ओह, यह इतना धुंधला नहीं था जैसा फोटो में दिखता है। इसका छज्जा गहरे नीले रंग का था। मेरे दादाजी को यह रंग बहुत पसंद था। इसके दरवाजे पर पीपल के सितारे ठुके हुए थे और उस बड़े से दरवाजे को बंद करने के बाद भीतर से आग लगाई जाती थी। नहीं, उस घर से मेरा या मेरे परिवार का कोई संबंध नहीं। बस एक किस्सा था जो कभी अपने दादाजी से सुना था। मैंने अपने बचपन में उसी किस्से का पीछा करता
किस्से के उस मकान को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक चला आया हूँ। लोग अपनी स्मृति में ढूंढते थे वैसा ही कोई मकान, और फिर इनकार में सिर हिला देते, पूछते अंदाजन कब की बात होगी। ये बातचीत चल रही है। मेरे जन्म से भी काफी पहले की वर्ष तो याद नहीं, पर कहते हैं उसी साल भोपाल में प्लेग फैला था। ये भोपाल में प्लेग की बीमारी को फैलने की पृष्ठभूमि है। मेरे जन्म से भी काफी पहले की वर्ष तो याद नहीं, कहते थे उसी साल भोपाल में प्लेग फैला था। जिसका जिधर सींग समाया वह उधर ही भाग गया। मेरे दादाजी भागकर विदिशा आए थे। मेरे पिता उस समय इतने छोटे थे कि उनकी स्मृति में भी इस मकान की कोई छाप नहीं। बामुश्किल यह एक धुंधला सा फोटो बचा है, इसी से अगर कुछ पता लगे तो लगे। मेरे दादाजी ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहे। हालात जल्दी ही सुधर गए और वापस लौट गए। लोग संदेह से उसकी तरफ देखते हैं कि कहीं कोई पागल तो नहीं। एक एक कर सारे लोग अपनी अपनी दिशा में चले जाते हैं। वह पास ही चाय के ठेले के पास पड़ी बेंच पर बैठ जाता है, सिगरेट सुलगाता है और कहता है, अजीब बात है, मैं आजकल जिस भी चीज़ को ढूंढने निकलता हूँ वही गायब हो जाती है। अब यह कविता 2007 की कविता है। इस पर जो संग्रह में अंकित है 6 अप्रैल 2007 की लिखी कविता है। 13 साल बाद जरा इस कविता की प्रासंगिकता देखिए। 2020 की इस महामारी में, कोविड की इस महामारी में, अजीब बात है, मैं आजकल जिस भी चीज़ को ढूंढने निकलता हूँ वही गायब हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने बचपन के स्कूल को देखने गया तो वह वहाँ नहीं था। मेरे बचपन के सारे फोटोग्राफ अहमदाबाद की बाढ़ में बह गए। बाढ़ ले गई न जाने कितनी स्मृतियों को। जैसे समय ले जाता है हमारे चेहरे की सारी कोमलता और हमारी आवाज़ के कच्चेपन को। पीड़ा की स्मृतियां ही अक्सर सबसे गहरी और लंबी क्यों होती है। कितनी सुंदर लाइन है। पीड़ा की स्मृतियां ही अक्सर सबसे गहरी और लंबी क्यों होती है। इस क्यों में उत्तर भी है, इस उत्तर को खोजना है। हालांकि सबसे तकलीफदेह घटनाओं की स्मृति एक दिन एक मजेदार किस्सा बन जाती है। स्मृतियां जैसे जैसे धुंधली पड़ने लगती हैं, लड़ने की ताकत छीजने लगती है। स्मृतियां जैसे जैसे धुंधली पड़ने लगती हैं, लड़ने की ताकत छीजने लगती है। प्लेग से मारे जब सारा शहर खाली हो गया था। यहाँ से कविता एक तरह का उछाल लेती है, अपना विस्तार पाती है। अभी तक नरेशन वर्णन चल रहा था, लेकिन यहाँ से कविता की ताकत देखिए। प्लेग से मारे जब सारा शहर खाली हो गया था, एक ही आदमी था जो लालच के मारे शहर में ही रुका रहा। भागते हुए लोगों को वही एक सहारा था। भागते हुए लोग उसी के पास अपनी छोटी छोटी पूंजी रहन रखकर चले गए। लेकिन जब तक लोग वापस लौटे, सिंघल सेठ पागल हो चुका था। इसी सिंघल सेठ की बात मैं कर रहा था। लेकिन जब तक लोग वापस लौटे, सिंघल सेठ पागल हो चुका था। लोगों के पास चीजों की स्मृति थी, चीजें नहीं थी। वक्त को देखिए कैसे चीजें आ रही हैं। लोगों के पास चीजों की स्मृति थी, चीजें नहीं थी। लोग बार बार सिंघल सेठ की स्मृति में अपनी चीजों को ढूंढने की कोशिश करते। लोग बार बार सिंघल सेठ की स्मृति में अपनी चीजों को ढूंढने की कोशिश करते, लेकिन वहां कुछ नहीं था, स्मृति भी नहीं थी। लेकिन वहां कुछ नहीं था, स्मृति भी नहीं थी। एक स्मृति विहीन समय में एक अधेड़ आदमी, एक स्मृति विहीन समय में एक अधेड़ आदमी एक धुंधला सा फोटो दिखाकर हर आते जाते से पूछता है, क्या ऐसा कोई घर आपने यहाँ कहीं देखा है? लोग आपस में फुसफुसाते हैं कि पता नहीं यह किस जमाने का आदमी है जिसे स्मृतियों पर अब भी भरोसा है। हम दुआ करते हैं कि यह समय, हमारा समय, कोरोजीवी समय इतना विषाक्त न हो जाए जो लगातार विषाक्त होने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है, कि कोई हमसे कहे कि यह किस जमाने का आदमी है जिसे स्मृतियों पर अब भी भरोसा है। और ये एक कवि की स्मृतियां हैं, यानी कवि
इसके बहाने अपनी स्मृतियों को बचाना चाह रहा है, उसको दर्ज करना चाह रहा है। कविता की बहुत सारी भूमिकाएं होती हैं, बहुत सारी भूमिकाओं में कविता का विश्लेषण आप कर सकते हैं, लेकिन कविता की बहुत सारी जो बातें होती हैं उसमें एक प्रमुख बात यह तो होती ही है कि कविता स्मृतियों को दर्ज करती है और भूले गए की याद दिलाती है। और ये तभी हो पाता है जब कविता अपने वर्तमान से गहरे विन्यस्त हो, कवि अपने वर्तमान में ठीक से डूबा हो, अतीत को अच्छे से पहचानता हो। क्योंकि वर्तमान की जो दृष्टि है, कवि की जो दृष्टि होती है, जब परंपरा की दृष्टि से टकराती है तो उसके भीतर एक इतिहास दृष्टि का उदय होता है, और यह इतिहास दृष्टि ही होती है जो उसे भविष्योन्मुखी बनाती है और भविष्य की बातें जहाँ से वो समझ लेता है। इसलिए कवि भविष्य दृष्टा इसी कारण से होता है, जिसमें कहा गया है कि अपारे काव्य संसारे कवि रेव कि अपारे काव्य संसारे कवि रेवः प्रजापति यथास्मय रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते। तो कवि की यह ताकत है कि यथास्मय रोचते विश्वम तथेकम परिवर्तते। कवि जैसे विश्व को देखना चाहता है वैसा बदलने की कोशिश करता है। आज राजेश जोशी की कविताओं के बहाने मैंने कुछ बात आपके सम्मुख रखी। जाहिर सी बात है कि यह कोई मतलब आलोचना का या कोई बहुत वैसा अवसर नहीं था। मैं पुनः अपने इस बहुत प्यारे कवि को, इस जिनका होना कविता की विश्वसनीय आवाज़ का होना है, 75 पर पहुँचे राजेश जोशी को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, अपनी बधाई देता हूँ। और आप सब मेरे साथ स्वर में स्वर मिला करके जो यहाँ पर उपस्थित रहे, यह असल में मेरे वक्तव्य से सुनने से अधिक महत्वपूर्ण है। राजेश जोशी को बधाई देना, और इस रूप में मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से, समग्र हिंदी जगत की ओर से उन्हें बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वे अपने काव्य से, अपनी सृजनात्मकता से जो धरती के जो कोने अतरे में छुपा हुआ अंधकार है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, और अभी बहुत दिन तक वो सक्रिय रहेंगे और वो दीर्घजीवी हों। क्योंकि एक कवि, एक अच्छा कवि जब तक हमारे बीच है तब तक इतना तो तय है कि हम अवसादग्रस्त नहीं हो सकते। एक कवि की जो निर्णायक भूमिका समाज में होती है वो यही होती है कि अपने समाज को अवसादग्रस्त होने से बचाता है। आप सब बने रहे मेरे साथ, आप सबको बहुत बहुत आभार। अंशु चौधरी जो बहुत ही तेजस्वी युवक हैं और जिन्होंने बहुत कम समय में यह पूरा आयोजन किया, फटाफट पोस्टर बैनर बना करके उसको पोस्ट किया। मैं तो चकित हूँ उनकी इस प्रतिभा से कि सुबह 8 बजे उन्होंने फाइनल किया और 1 घंटे के भीतर दिगंत तक उनकी सूचना चली गई। तो उस दिगंत व्यापी सूचना के प्रचार प्रसार के लिए अंशों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वे यशस्वी हों, वो ऐसे लिखते पढ़ते रहें और अपने इस मंच का इसी प्रकार से सदुपयोग करते रहें। आप सबके प्रति मेरा बहुत बहुत आभार, सस्नेह, सप्रेम, सादर अभिवादन। नमस्कार।